हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बात करता है इद्दत के बारे में। पर उससे पहले आप एक बार सिलेबस देखिए जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कर लिया है, स्कूल्स कर लिया है, कंसेप्ट ऑफ मैरिज भी हमने देख लिया, एसेंशियल्स देख लिए, काइंड ऑफ मैरिज देख ली है। इसके अलावा अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है एक वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होगा। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी हमने देख लिया था, पॉलीगैमी भी देख लिया है। अब जो हमें देखना है, अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इद्दत का करने वाले हैं। फिर हमारा क्लास टॉपिक रहेगा जिसमें हम देखेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए, इद्दत का मतलब क्या होता है। इद्दत एक प्रकार से एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो रिफ़र करता है ऐसे पीरियड का जिसमें वेट करना पड़ता है वुमेन को। इद्दत में क्या होता है ना कि एक वुमेन होती है, उनको वेट करना पड़ता है एक समय के लिए। वो वेट क्यों करती है? क्योंकि उनकी जो शादी है वो एंड हो चुकी है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। जब उनकी शादी एंड हो जाएगी तो उन्हें कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई दूसरी शादी कर सकती हैं। तो ये सिंपल सा इद्दत का मतलब होता है। और अच्छे से समझाऊं तो इद्दत एक अरेबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है काउंटिंग, गिनना। देखो, इद्दत में क्या होता है ना, अब और सिंपल टर्म में बताऊं तो क्या होता है, अगर ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, ए को आप मान लो वाइफ, बी को आप मान लो हस्बैंड। अब क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब यहाँ डेथ हो गई या फिर जो ये बी था इसने डिवोर्स दे दिया। अब यहाँ पे जो ये ए और बी की मैरिज थी ना, ये क्या हो गई, ये डिसोल्यूट हो गई। डिसोल्यूट का मतलब है एंड हो जाना। तो इद्दत में क्या होता है कि शादी एंड होनी चाहिए। जब शादी एंड होगी उसके बाद वाइफ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब ये टाइम पीरियड वेरी करता है। अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो ये टाइम पीरियड अलग होगा। अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दिया है और वो जिंदा है तो वो टाइम पीरियड अलग होगा। ये टाइम पीरियड क्यों दिया जाता है? ये टाइम पीरियड दो रीज़न के लिए दिया जाता है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, शादी जब डिसॉल्व होगी, शादी कैसे डिसॉल्व होगी अब ये आपको देखना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ मुस्लिम मैरिज, दो ही ढंग से शादी डिसॉल्व हो सकती है, या तो डिवोर्स के माध्यम से या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। अब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, इस केस में वुमेन को इद्दत से गुजरना पड़ता है। देखो, इद्दत का जो टाइम पीरियड है इसमें सिर्फ वुमेन ही गुजरती है, ये मैन के लिए नहीं होता है। इस इद्दत को क्यों किया जाता है? ये देखने के लिए कि क्या वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब मान लिया जाए इस केस में यहाँ हमने देखा था कि बी जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, तो अब जो ये वाइफ है ये अगले दिन शादी नहीं कर सकती है। इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर डेथ हुई है तो 4 महीने और 10 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। उस 4 महीने और 10 दिन में उसकी फैमिली, वुमेन की फैमिली ये देखेगी या हस्बैंड की फैमिली ये देखेगी कि क्या ये प्रेग्नेंट तो नहीं है अपने हस्बैंड से, क्या ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो जब तक वो बच्चा डिलीवर ना हो जाए या जब तक अबॉर्शन ना हो जाए तब तक उनको वो इद्दत के टाइम पीरियड में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो दूसरी मैरिज कर सकती है। दूसरा रीज़न इद्दत के लिए यह है कि अब आप खुद देखो, एक वुमेन थी, उसके हस्बैंड, ये ए एक वाइफ थी, उसका हस्बैंड की डेथ हुई है, तो क्या ये वाइफ अगले दिन ही शादी के बंधन में बच सकती? क्या उसका दोबारा से निकाह हो सकता है? अगले दिन नहीं हो सकता। उसका वो एक मेंटल और फिजिकल उसको दुख हो रहा होगा, उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, तो वो एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें वुमेन अपने आप को संभाल सके। तो इद्दत का जो पर्पज़ है ना वो दो पर्पज़ है। पहला पर्पज़ तो यह है कि देखना कि क्या वुमेन प्रेग्नेंट है। दूसरा, उसको वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ देने के लिए कि भाई अब तुम्हारा हस्बैंड गुजर गया, तुम्हारा डिवोर्स हो गया, वो दुख में होगी तो वो कोप अप कर सके, इसलिए इद्दत का टाइम पीरियड होता है। तो ये है पूरा इद्दत का मतलब। इद्दत का मतलब क्या है? द पीरियड ऑफ वेटिंग। इसमें वुमेन को वेट करना पड़ता है। वेट क्यों करना पड़ता है? दो चीजें चेक होती हैं। पहली कि क्या वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है, और दूसरा उसको वो एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें वो अपनी मेंटल और इमोशनल अपने आप को संभाल सके। अब क्या है ना कि इद्दत मैंडेटरी है, ज़रूरी है, करना ही करना है, वो भी एक वुमेन को। अब वुमेन इद्दत के टाइम पीरियड में वुमेन शादी नहीं कर सकती, उस टाइम पीरियड में वुमेन रीमैरी नहीं कर सकती हैं। यही लिखा है। पर्पस इद्दत का क्या है? ये देखने के लिए कि क्या वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर उससे किसी दूसरी शादी में या न्यू मैरिज में आना है तो ये कंफर्म होना चाहिए कि क्या वो अपनी पहले वाले हस्बैंड से उसका बच्चा तो नहीं है। इन इस्लामिक लॉ द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेज ऑफ द डिवोर्स। अब मैंने यही बोला, इस्लामिक लॉ के अंदर ना इद्दत का टाइम पीरियड वेरी करता है कि किस प्रकार से मैरिज डिसॉल्व हुई है। अगर विडोहुड, देखिए इद्दत ऑफ विडोहुड में क्या होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद वुमेन जो कहलाती है वो विडो उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ए और बी दो लोग हैं, ए जो है वो वाइफ है और बी जो है वो हस्बैंड। अब बी की हो गई डेथ। अब जो ए जो ये वाइफ है ना, अगर इनको दोबारा शादी करनी है, अगर इनको दोबारा मैरिज करनी है, अगर इनको रीमैरी करना है फिर, तो इस केस में क्या होगा, इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से निकलना होगा। जो टाइम पीरियड होता है इद्दत ऑफ विडोहुड के लिए वो होता है 4 मंथ प्लस 10 डेज। तो इतने डेज तक इनको इतने टाइम पीरियड में इनको आइसोलेशन में रहना होगा। ना ये किसी के साथ शादी कर सकती है, ना ये कुछ और काम कर सकती है इसमें। तो ये जो इद्दत ऑफ विडोहुड होता है, तो आप ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि विडोहुड के टाइम पे जो इद्दत का जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ और 10 डेज का है। अब सेकंड देखिए, इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब एक ऐसी वुमेन है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई या उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया, लेकिन वो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि इद्दत का टाइम पीरियड तब तक होगा जब तक वो उस बच्चे को डिलीवर
डिलीवर ना कर दें या उनका मिसकैरेज या उनका एबॉर्शन ना हो जाए। तो ये होता है टाइम पीरियड प्रॉपर। मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। देखो, ए जो है वो वाइफ है और बी जो है उनके हस्बैंड है। अब हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया। वाइफ जो है वहाँ पे वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट है। अब वाइफ अगर 1 मंथ प्रेग्नेंट है तो एक नॉर्मल टर्म जो होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ के बाद बेबी पैदा होता है। तो यहाँ पे जो ये वाइफ जो ए है ना, अब हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया या हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी वाइफ सिर्फ 1 मंथ ही प्रेग्नेंट है। अगर वाइफ को डिलीवरी करनी है तो अब ये 1 मंथ तो प्रेग्नेंट है, अब इन्हें टोटल जो बाकी बचे जो 8 मंथ है, ये इतने टाइम तक ये किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। अब वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इद्दत का टाइम पीरियड या तो टोटल डिलीवरी तक होगा जब तक बच्चा पैदा ना हो, या फिर अगर बीच में मिसकैरेज हो गया तो तब तक वो कहा जाएगा कि अब ये आपका इतना इद्दत का टाइम पीरियड है। लेकिन अब आप कहोगे कि एक दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि वाइफ ए को ही मान लो, ए है वाइफ। अब जो ये ए है ना, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट है और यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये इनके हस्बैंड थे एच, इनकी हो गई डेथ या इन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया। अब आप कहोगे कि अब क्या टाइम पीरियड होगा? अभी अब तो सिर्फ अब तो ये 9 मंथ की अब ये प्रेग्नेंट है, तो ये किसी भी दिन डिलीवरी दे सकती है। तो क्या उसके बाद भी कोई टाइम पीरियड होता है? देखिए, मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ और 10 डेज का होना ही चाहिए। अगर ये 9 मंथ की प्रेग्नेंट है और ये नेक्स्ट डे ही डिलीवरी दे दे, अपने बच्चे को पैदा कर दें, उसके बाद भी इनको 4 मंथ प्लस 10 डेज का इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम टाइम पीरियड है, इतना तो होना ही चाहिए। अब अगर कोई वुमेन 1 मंथ प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली उनको बाकी के 8 मंथ रुकना पड़ेगा, तो उसमें ये 4 मंथ 10 डेज वाला नहीं लगता है। लेकिन अगर वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, अगर वो 1 मंथ में डिलीवरी दे देती है तो फिर उनको कितना टाइम पीरियड रिमेनिंग, जैसे कि 4 मंथ है तो यहाँ पे 3 मंथ प्लस 10 डेज उन्हें और वेट करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम जो है वो 4 मंथ 10 डेज तो होता ही है। ये आपका इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है। अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है इद्दत ऑफ तलाक। इसमें क्या होता है? देखो, तलाक के केस में क्या होता है ना कि इसको हम डिवोर्स भी कहते हैं, कि किसी इंसान ने डिवोर्स दे दिया तो कैसे होगा। इसके भी तीन केस है। पहला है अगर कोई वुमेन मेंस्ट्रुएशन हो रही है, अगर किसी वुमेन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी हो रही है। दूसरी, अगर कोई वुमेन मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, जैसे ओल्ड एज जब होती है तो वुमेन पीरियड्स उनको नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसी वुमेन जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है। तीसरी जो कंडीशन आती है वो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आती है। तो क्या होगा? अब आप एक ऐसे एग्जाम्पल से देखिए, 3 एग्जाम्पल लेंगे हम। ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। बी जो है यहाँ पे हस्बैंड है, उन्होंने इस बार उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अब जो ये वाइफ है, अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हैं, उनको अभी पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन्हें 3 मंथली पीरियड्स, उनको 3 पीरियड्स के टर्म तक रुकना पड़ेगा। उनको 3 पीरियड्स की साइकिल तक रुकना पड़ेगा। अगर इस साइकिल तक वो रुक गई और पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर इतना ही टाइम पीरियड उनका इद्दत का होगा। इसमें आपका 4 मंथ का टाइम पीरियड नहीं है, इसमें 3 अलग अलग टाइम पीरियड बता दिए गए। ऐसी वुमेन जिनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया और वो वुमेन को अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल गुजरती हैं या उनको अभी मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो उन्हें 3 मंथली पीरियड्स तक रुकना पड़ेगा, कि जब तक उनको 3 बार पीरियड्स ना आ जाए तब तक उनका इद्दत टाइम पीरियड होगा। ये दूसरा केस ले लेते हैं, ऐसी वुमेन जो कि अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होते उन्हें, अब ये ओल्ड एज मान सकते हो आप। तो उस केस में क्या होगा? अगर उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते तो उनको 3 लूनर मंथ रुकना पड़ेगा। अब लूनर मंथ क्या होता है? देखो, अभी हम पढ़ लें अभी मुस्लिम लॉ के अंदर जो कैलेंडर वो फॉलो करते हैं वो हिजरी कैलेंडर होता है। इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मंथ में 29.5 डेज होते हैं। तो 3 लूनर मंथ का मतलब है 29.5 इंटू 3। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88.5 डेज रुकना पड़ता है वुमेन को। अब अगर हम ऐसी वुमेन की बात करें, अब हम तीसरा केस देख रहे हैं। तीसरे केस में क्या है ना, तीसरे केस में आप ऐसे ले लो कि ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। अब भी यहाँ पे हस्बैंड है, हस्बैंड ने डिवोर्स दिया, पर अभी ए जो है वो प्रेग्नेंट है। तो अब इस वुमेन को कब तक इद्दत के टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा? जो इद्दत का टाइम पीरियड होगा इस वुमेन के लिए वो डिलीवरी तक का होगा या फिर अबॉर्शन का होगा, कि जब तक वो डिलीवरी ना करते अब उस बच्चे की, या वो अबॉर्शन ले लेगी। तो अब इद्दत व्हेन मैरिज इज इरेगुलर, ये जो हमने ऊपर 3 पढ़े, ये हमने देखे कि जब मैरिज जो थी वो वैलिड थी। अब हम 4th केस देख रहे हैं जिसमें इद्दत व्हेन मैरिज इज इरेगुलर, ऐसे इद्दत के टाइम पीरियड जिसमें शादी जो है वो अभी वैलिड नहीं है। इसके 2 केसेस हैं। अगर कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ है, मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश हुआ है, तो कोई इद्दत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि इद्दत का पर्पस क्या है? ये देखना कि वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अब उनके बीच में कॉन्ज्यूमेशन ही नहीं हुआ है, तो फिर इद्दत का कोई टाइम पीरियड का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ज्यूमेशन हो चुका है, अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गए, तब तो फिर इद्दत के टाइम पीरियड में गुजरना पड़ता है। और इद्दत का टाइम पीरियड वही होता है, अब कॉन्ज्यूमेशन हो गया तो वही 4 मंथ और 10 डेज का होगा इसमें भी। उसके बाद इफ मैरिज, अगर मैरिज वैलिड है लेकिन कॉन्ज्यूमेशन
कॉन्जुमेशन नहीं हुआ है, शादी बिल्कुल वैलिड है लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉन्जुमेशन अभी नहीं हुआ है, तो इद्दत हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ डेथ। अब इसके भी दो चीज़ें हैं, अगर शादी वैलिड है और अभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्जुमेशन नहीं हुआ है तो इसमें क्या होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर इद्दत के टाइम पीरियड के लिए गुजरना पड़ता है, वो होता है आपका 4 मंथ प्लस 10 डेज का। लेकिन अगर डिवोर्स हुआ है, अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है, तो इस केस में इद्दत के टाइम पीरियड से नहीं गुजरना पड़ता। अब 6th केस है, द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिंस फ्रॉम। अब देखो, अब आप कहोगे कि इद्दत का पीरियड कब स्टार्ट होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में शादी हुई है। ए जो है वो वाइफ है और बी जो है वो हस्बैंड है। अब हस्बैंड जो है ना वो बहुत दूर देश में काम करता है। अब हस्बैंड की डेथ हुई थी 2024 सितंबर में, मान लेते हैं डेथ हुई है, ठीक है। अब वाइफ को पता चला है 2025 नवंबर में, तो इद्दत का टाइम पीरियड कब से होगा। इद्दत का टाइम पीरियड जो है ना वो तब से होगा जब उस इंसान की डेथ हो गई है। द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स और डेथ। अब उसकी डेथ सितंबर में हुई है, अब वाइफ को नवंबर में पता चल रहा है, तो अब वाइफ नवंबर के बाद 4 मंथ और 10 डेज का इद्दत पीरियड नहीं करेगी। उसके 2 मंथ तो पहले हो चुके हैं, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो उसके 2 मंथ तो ऊपर हो चुके हैं, चाहे उसको पता था या नहीं पता था। हम इद्दत का टाइम पीरियड तब से लेंगे जब उसका डिवोर्स एक्चुअली हुआ हो या उसकी डेथ हुई हो, उस दिन से उस वुमेन का इद्दत का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नॉट फ्रॉम द डेट, क्या लिखा है, उस नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमेन गेट्स द इंफॉर्मेशन। जब उसको इंफॉर्मेशन मिली तब से इद्दत का टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। जब उस इंसान की एक्चुअल में डेथ हो गई है, जब उसने डिवोर्स दिया, तब से ही इद्दत का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। नीड नॉट ऑब्जर्व इद्दत। अब देखो, अब जैसे कि मान लिया जाए मेन की जो डेथ है वो 2024 मान लेते हैं जनवरी में हुई है। अब वुमेन को 2024 सितंबर में पता लग रहा है कि यार मेरे हस्बैंड की तो कब के डेथ हो गई है। अब कहाँ ये 1st मंथ है और कहाँ ये 9th मंथ है, तो ये तो 8 महीने का गैप तो ऐसे ही आ गया। तो अब ये इद्दत हमने देखा था कि डेथ के केस में क्या है, कितना टाइम पीरियड है, विडोज के केस में 4 मंथ और 10 दिन का है, यहाँ इसको 8 महीने हो गए। अब इस वुमेन को कोई इद्दत के टाइम पीरियड से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही लिखा है कि वुमेन इद्दत का टाइम पीरियड नहीं ऑब्जर्व करेगी जब टाइम जो है वो निकल गया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टर्म। अब एक्सपायरी हो गई है टाइम की, तो फिर क्या ही वो 8 महीने तो वैसे ही रुक गई है, तो फिर वो नहीं रुकेगी। अब where a husband had divorced his wife and had died before the completion of iddat, the woman will undergo fresh iddat for 4 months and 10 days from the date of husband death। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे है कि where a husband had divorced। अब इस केस में क्या है ना, ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में शादी हुई थी। अब ए को आप ले लो वाइफ, बी को आप ले लो हस्बैंड। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है। अब डिवोर्स के केस में हमने क्या देखा था, डिवोर्स के 3 केस थे। मान लेते हैं अभी वुमेन सिंपली, हम अभी डिवोर्स के हमने 3 केस देखते हैं, हम अभी पहला वाला सिंपल केस ले लेते हैं जिसमें 3 मंथ का पीरियड था यहाँ पे, कि 3 मंथ तक रुकना पड़ता है। तो अगर अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया है तो यहाँ पे वाइफ का जो टाइम पीरियड है इद्दत का वो 3 मंथ है। अब क्या होता है ना कि जब ये अपने इद्दत के टाइम पीरियड में जा रही थी, ये 3रा महीना होने ही वाला था, ये 2 मंथ हो चुके थे और 29 डेज हुए थे। जो लास्ट दिन बचा था उससे 1 दिन पहले इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी इद्दत का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस वुमेन को दोबारा से डेथ के समय में 4 मंथ प्लस 10 डेज का इद्दत फिर से करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने पहले कर लिया, 2 मंथ का फिर वो आगे वो कर लेगी इद्दत, नहीं। अगर वो डिवोर्स हुआ है और अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, वो इद्दत का टाइम पीरियड गुजार रही है, लेकिन न्यूज़ आती है कि हस्बैंड गुजर गया, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो यहाँ पे वुमेन को दोबारा से पूरा का पूरा इद्दत कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी अब डेथ का। तो वेयर अ हस्बैंड हैड डिवोर्स, यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है, लेकिन इस केस में क्या होता है, सेकंड जो हम केस पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि वेयर अ हस्बैंड हैड डिवोर्स, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है, हिज वाइफ, एंड हैड डाइड, अब वो उसकी डेथ हो गई है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत। जब वुमेन अपना इद्दत कंप्लीट करी थी तब हस्बैंड की बीच में डेथ हो गई, तो यहाँ वुमेन को जो है वो अंडरगो करना पड़ेगा फ्रेश इद्दत, उसको दोबारा से फ्रेश इद्दत करना पड़ेगा, जो कि 4 मंथ और 10 दिन का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हस्बैंड्स डेथ, फ्रॉम द डेट ऑफ हस्बैंड डेथ। तो वही है कि डिवोर्स का टाइम पीरियड के हमने 3 देखे थे, 3 मंथ, 3 लूनर मंथ या फिर प्रेगनेंसी। अगर इसी बीच में पता चलता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर से वुमेन को 4 मंथ और 10 दिन का इद्दत करना पड़ेगा। अब ये सारा हमारा इद्दत कंप्लीट हो चुका है। अब एक और हेडिंग आती है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इद्दत। इद्दत इतना खास क्यों है? देखो, इद्दत इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करता है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो क्या कर सकें, उनको टाइम मिल सके कि वो अपने डिसीजन ले सकें अच्छे ढंग से और रिकनसाइल कर सकें। अगर उन्हें लगता है कि वो साथ में रह सकते हैं तो उनको वो साथ में रहने का एक समय मिलता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है, इससे ये इंश्योर करता है कि क्या वुमेन
प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर वो किसी दूसरी शादी में एंटर होने वाली है, अगर वो किसी नई शादी में फिर से एंटर हो रही है, तो उससे पहले वुमेन का जान लेना कि क्या वो प्रेग्नेंट है नहीं है, तो इद्दत उसको पता करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इद्दत जो है वो एक वुमेन को मॉर्निंग मतलब कि एक जो भी वो दुख का टाइम पीरियड होता है उसको गुजरने के लिए मदद करता है। वो जितने भी दुख में होती है अपनी एंड ऑफ हर मैरिज, तो वो समय उसको एक उसको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपनी मेंटल जो डिस्ट्रेस है उसको संभालने के लिए एक समय मिलता है। तो एक प्रकार से ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करता है दोनों ही हस्बैंड और वाइफ के लिए, कि अगर उन्होंने कोई ऐसी जल्दीबाजी में डिसीजन लिए हैं उनको बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए इद्दत की ये सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हमारा इद्दत का पूरा कंप्लीशन हो चुका है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है यूनिट 1 का, जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हमारा यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।